क्यों बैठक ली है, किन किन एजेंडों पर चर्चा की गई है? बारिश के बाद में हालात भी जिले के अंदर बिगड़े हुए हैं, सड़कें खराब हैं, नहरें टूट गई है, एनीकट्स हैं, और बजट को लेकर भी आपने इम्प्लीमेंटेशन हो उसको लेकर चर्चा। सबसे पहले तो आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। इंद्र भगवान की जयपुर पे पूरी मेहरबानी है। हम उनका इंद्र भगवान का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आज हमारी बजट घोषणाओं की धरातल पर लाने की ये तीसरी बैठक थी। अलग अलग विभाग के अलग अलग सब जो हमारी बजट घोषणाएं हैं उनको कितनी क्रियान्विति हुई है, कितनी क्रियान्विति अभी होनी शेष है, और क्या उसमें कोई और डिफ़िकल्टीज तो नहीं है। हमने इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। लैंड अलॉटमेंट के हमारे जितने भी विभागों के केस थे या लैंड अलॉटमेंट जिनका होना था, वो करीब 80 से 90% लैंड अलॉटमेंट के केसेस हो गए। पीडब्ल्यूडी की जो रोड्स थी, स्टेट हाईवे है, नेशनल हाईवे, ग्रीन कॉरिडोर है, इनकी स्थिति की समीक्षा की। कॉलेज है, सैटेलाइट हॉस्पिटल है, 132 केवी के सब स्टेशन है, 33 या 11 केवी के सब स्टेशन है। उनमें किसी में टेंडर की स्टेज है, किसी में टेंडर हो गया है, इसको भी रिव्यू किया। और साथ ही साथ हमने ये भी रिव्यू किया कि हमारी जो बड़े बड़े स्टेट लेवल के इश्यूज है उनको यहाँ आज पता लगा कि कम्प्लीटली स्टेट लेवल पर भेज दिए गए हैं। किसी में कोई इशू नहीं है, चाहे दूदू का है, चाहे जयपुर ग्रामीण है, जयपुर शहर है। लैंड अलॉटमेंट क्लियर। जो हमारे 5 महाविद्यालय हैं उन 5 महाविद्यालय में एडमिशन हो गया, अल्टरनेटिव उनको व्यवस्था दे दी, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। और लैंड अलॉटमेंट के बाद जो उनका बजट मिलना है, बजट की प्रोसेस में और बिल्डिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन उनका काम शुरू हो गया, एडमिशन 5 महाविद्यालय में शुरू हो गया। साथ ही साथ हमारा मेन फोकस आज रहा था कि हमारा जो हैवी रेन फ्लो हुआ है, जिसको हम हमारी भाषा में अतिवृष्टि बोलते हैं, उसकी वजह से कहाँ कहाँ कितना नुकसान हुआ उसका सर्वे कराएंगे। चाहे फसल बर्बादी हुई है या पब्लिक की प्रॉपर्टी डैमेज, हमें जो मकान भी हो सकता है या झोपड़ी भी हो सकती है, जो भी हो उसका भी सर्वे कराएंगे। और सर्वे के उपरांत सरकार इस पर उनकी सहायता करने का भी पूरा विचार रखती है और उसकी सहायता भी करेंगे। साथ ही साथ हमारी हैवी रेंज की वजह से अनेक सड़कें डैमेज हो गई, तो उनकी भी पूरी रिपोर्ट सभी विभाग से ले ली है। और वो हम प्रस्ताव अतिवृष्टि के रूप में जो सड़कें डैमेज होती है, रोड डैमेज होती है, गांव की जिसको ओडीआर बोलते हैं, एमडीआर बोलते हैं, स्टेट हाईवे बोलते हैं, विलेज रोड बोलते हैं, वो जो इसको वीडीआर बोलते हैं, उनकी जो डैमेज है उनके प्रस्ताव हम सरकार को भेजेंगे। और आने वाले शीघ्र ये यूँ ही बरसात बंद होगी, टेंडर फ्लोट करके उनके चाहे रिपेयर करानी है या नई बनानी है, उनके कार्य प्रारंभ करेंगे। साथ ही महत्वपूर्ण जयपुर शहर के लिए जो है कि जितने भी ड्रेनेज सिस्टम में जो गड़बड़ हुई है उसके 2 कारण हैं। पहले ड्रेनेज में गटर का पानी गटर की लाइन में चलता था, लेकिन आजकल कई स्थानों पर गटर लाइन में बरसात का पानी सम्मिलित हो जाता है और उसकी कैपेसिटी नहीं है, इसलिए वो ओवरफ्लो होता है, पानी सड़क पर आ जाता है। उसका हम आइडेंटिफाई करेंगे। गटर लाइन का पानी गटर में विधिवत स्थान पर चला जाए, ओवरफ्लो नहीं हो। और बरसात का पानी है, वो बरसात का पानी अपनी ड्रेनेज से या ड्रेनेज डिस्टर्ब हो गई, उसको ड्रेनेज ठीक करें, वो पानी अलग से जावे। इसलिए जयपुर शहर में कहीं पर भी चाहे ड्रेनेज का पानी की वजह से हो या गटर लाइन के पानी की वजह से हो, ओवरफ्लो नहीं हो, सड़क पर नहीं आवे और उसमें शहर गंदा नहीं रहे। और बहुत ज़्यादा बरसात है तो घंटा 2 घंटा आधा घंटे के अंदर एकदम साफ हो जावे, ऐसी व्यवस्था करेंगे। इसकी वजह से ट्रैफिक प्रॉब्लम जो हो रही है उसका सोल्यूशन भी पूरा करेंगे। और आज हमने एक विशेष निर्णय लिया है, कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में दोनों निगम, ट्रैफिक पुलिस और कलेक्टर साहब ये बैठ करके नियमित रूप से हमारा ट्रैफिक कंट्रोल कैसे सिस्टम हो सकता है, जो साधन जो व्हीकल्स बढ़ रहे हैं उनका कंट्रोल कैसे हो, और जो अनकंट्रोल या अनरजिस्टर्ड या नियमों के बाहर जाकर जो व्हीकल्स रोड पे आ रहे हैं उनका कंट्रोल कैसे हो। ट्रैफिक पुलिस को
किन कारणों से ट्रैफिक को कंट्रोल करने में असुविधा हो रही, तकलीफ हो रही है, उसका कैसे सॉल्यूशन हो, इन सब बातों के लिए नियमित दोनों निगम के अधिकारी, ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी और कलेक्टर साथ बैठ करके नियमित इसकी या 15 दिन में 10 दिन में जैसी भी उनको सुविधा होगी व्यवस्था करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि जयपुर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था पूर्ण रूप से सही हो और ड्रेनेज सिस्टम पूर्ण रूप से चले, गंदा पानी नहीं आवे, बरसाती पानी रुके नहीं और आपको या मुझे या आम पब्लिक को आने जाने में तकलीफ नहीं हो, ऐसी पूरी व्यवस्था करेंगे। साथ ही साथ हमने ये भी तय किया है कि जिन जिन क्षेत्रों में जल भरा हुआ है उससे कोई बीमारियां नहीं फैले, उनका भी सर्वे हो। जो भी बीमारियों से संबंधित छिड़काव करना है वो नियमित रूप से फॉग का हो, यानी कि वो छिड़काव करें। दवाइयों की व्यवस्था पूरी रखें, घर टू घर, डोर टू डोर सर्वे करें और इस संबंध में व्यवस्था रखें। किसी तरह की भविष्य में कोई, अभी तक तो कोई मलेरिया या ऐसी कोई बीमारी की शिकायत नहीं है, लेकिन भविष्य में ऐसी शिकायत नहीं आवे, इसकी भी पहले से पूर्ण व्यवस्था रखें। सीवरेज का पानी सीवरेज में जाएगा और बारिश का पानी वो कैसे संभव हो पाएगा? सबने तो सभी ने दे रखा है। नहीं, संभव हो पाएगा, असंभव इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। लेकिन जो सिस्टम जो पहले था, नेचुरल फ्लो वाटर होता है, वो प्राकृतिक पानी की तरह वो गटर लाइन में कभी नहीं जाता था, लेकिन अब आजकल जा रहा है। उसको ठीक करेंगे। ये तो नहीं कहेगा हम जादू मंत्र से एक दिन हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे इसको ठीक करेंगे और इससे हमारा जो ड्रेन की कैपेसिटी जो है, अगर बढ़ानी है तो बढ़ाएंगे, या साइड में कोई व्यवस्था करनी करेंगे, या रोड का फ्लो ऐसे रखेंगे कि रोड के साइड में पानी निकल कर चले जावे। इसको टेक्निकली हमारे जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसकी पूरी व्यवस्था करेंगे। तो ये 16 लोकेशन ऐसी है जयपुर के अंदर जहाँ वाटर फंसती है। आपका कहना बिल्कुल सही है, 16 जगह हो सकती है, संख्या बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, तो पानी रेन फ्लो पे निर्भर करता है। 16 हो, 18 हो या उससे कम हो, जितने भी वाटर लॉकिंग हो रही है उसका हमने आइडेंटिफिकेशन किया है, उसकी व्यवस्था करेंगे, भविष्य में नहीं हो ऐसा पूरी व्यवस्था करेंगे। पुलिस थाना पर सर भूजल रिचार्ज के लिए भी कुछ स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास था कि जहाँ पर वाटर लॉगिंग हो रही है वहाँ पर ही रिचार्ज हो, आगे ये बर्बाद नहीं हो पानी। और ये इशू भी हमारे डिस्कशन में आया। ये हमारे जो विभाग के अधिकारियों ने इसमें भी बताया है कि इसकी भविष्य में और व्यवस्था स्थिति नहीं बिगड़े, आज की स्थिति उसको कंट्रोल किया जाए, भविष्य में वाटर लॉगिंग नहीं हो, वाटर रिचार्ज जो हो रहा वो नहीं हो, वाटर जो ऊपर आ रहा वो नहीं हो। उन सब को भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए शहर साफ सुथरा हो, ग्रीन एंड क्लीन हो, इसके लिए हमारा पूरा फोकस है कि जयपुर हम कंपटीशन करेंगे। आज तो नहीं कह रहे कि हम निश्चित करेंगे, लेकिन हमारा कंपटीशन है इंदौर से, हम प्रयास करेंगे, हम सब मिल के, जिसमें आप भी हमारे साथी हो, हम सब मिल के प्रयास करेंगे कि हमारा जयपुर नीट, क्लीन और ग्रीन हो। मंत्री जी, जयपुर अजमेर रोड कई महीनों से जाम है। जयपुर अजमेर जाने में ही 5 से 6 घंटा ही की, दोनों तरफ की सर्विस लाइन टूटी हुई है, आमजन बहुत त्रस्त है। इस बारे में भी कुछ इस बारे में भी डिस्कस हुआ, हमने दुद्दू भी जिला हमारे इस मीटिंग में साथ था। आपकी बात सही भी है, पुलियों के निर्माण में साइड में सर्विस रोड प्रॉपर नहीं बनने की वजह से ये ट्रैफिक में प्रॉब्लम है। अब बाकी सारे पुलिया तैयार हो गए हैं, 1 या 2 पुलिया बच गए हैं। आने वाले कुछ समय में इस समस्या का निदान स्थायी रूप से हो जाएगा। आज समस्या है, उसका हम समाधान करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो इस दौरान कोई वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था या मार्गदर्शन किया है क्या? हमने पूरी ये निर्देश दिया है अधिकारियों को कि वो इस ट्रैफिक कंट्रोल को पूरी तरह से व्यवस्थित करें, क्योंकि वैकल्पिक व्यवस्था निर्माण अंतिम स्तर पर है और साइड में जो सीवरेज लाइन डाली रखी थी नेशनल हाईवे ने, उसको क्रॉस करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल हो, अब किस वजह से ट्रैफिक को डाइवर्ट करना है, धीरे धीरे निकालना है, सर्विस लाइन छोटी सी पास में और देनी है, इन सब विचार करके उनको कहा है कि भविष्य में जाम नहीं लगे, आने जाने में दुविधा नहीं हो, इसकी पूरी व्यवस्था करें। तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप विधि मंत्री भी था, वो विड्रॉ कर लिया था केंद्र सरकार के खिलाफ जो था पिछली गहलोत सरकार में, और कल फोन टैपिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ को करने के बाद में हो गया है। किस तरह से किया है, क्या पूरा मामला? देखिए, ये सरकार का निर्णय है, सभी विकल्पों पर विचार करने के उपरांत सरकार ने निर्णय लिया है। इस पर इससे ज़्यादा टीका टिप्पणी आवश्यकता नहीं है। सरकार ने सभी विकल्पों पर निर्णय किया है और सरकार को लगा कि इस केस में कोई ज़्यादा दम नहीं है तो सरकार ने विड्रॉ किया। विड्रॉ करने का सरकार का अधिकार है। मंत्री जी, आखिरी सवाल, रिक्शा के लिए भी
कुछ निर्णय लिया है? बिल्कुल सही प्रश्न पूछा आपने। इसमें आज हमारा डिस्कस हुआ है। हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है, हमारी जो स्ट्रीट रोड्स है, जो छोटी रोड्स होती है, दो मकानों के बीच में स्ट्रीट रोड, पब्लिक रोड है, हमारी जो पब्लिक प्रॉपर्टी ओरण गोसे पायतान है, हमारी जो खुले मैदान है, इस पर जितने भी अतिक्रमण है उसकी हमने सबसे सर्वे करा के रिपोर्ट मंगवाई और हम कोशिश करेंगे कि इस सारे को अतिक्रमण को हटाएंगे। कुछ अतिक्रमण आज जिसको हमने लिस्ट दी है कि इन अतिक्रमणों को सरकार ने हटाया है और भविष्य में पाया जाएगा नियमों के विरुद्ध होगा और दिखता मात्र का अतिक्रमण होगा, उसको सब व्यवस्थित कानून के अनुसार उनको हटाने का प्रयास करेंगे और हटाएंगे। धन्यवाद आप सर, सबका एक बहुत। राजकुमार रोज जी ने एक प्रश्न पूछा, एक बात कही है। राजकुमार रोज जो आदिवासी पार्टी से, उन्होंने कहा है कि साहब अभी अगर वर्तमान में उपचुनाव होते हैं तो भाजपा एक भी सीट नहीं जीतेगी और अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो 20 सीट भी नहीं आएंगी। और उन्होंने खुद ने कहा है कि हम इस स्थिति में हैं कि अब किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। देखिए, हमारा स्पष्ट वचन है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस संबंध में आपके सामने स्पष्ट वक्तव्य दे दिया है कि हमारा किसी से गठबंधन होगा। आदरणीय राजकुमार जी ने जो वक्तव्य दिया है उस वक्तव्य की यहाँ कोई महत्ता नहीं है। अब जो पार्टी प्रारंभ हुई है 3 सीट पर किसी न किसी कारण से आ गई है, वो इतने बड़े ख्वाब देखना शुरू करे तो उसमें ज़्यादा टिकट की आवश्यकता नहीं है। हम जनता का विश्वास, हमारे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणाओं पर धरातल लाने के कार्य, इन कार्यों के आधार पर हमसे विश्वास के साथ कहते हैं कि हम 5 और 6 सीटें जीतेंगे। पिछली सरकार की समीक्षा भी आपकी फाइनल हो चुकी है, करीब लास्ट जो अंतिम 6 महीने के वो थे फैसले, वो नियमित रूप से चल रही है, उसकी समीक्षा हो रही है और समय समय पर आपको जानकारी भी देते हैं। अंतिम रिपोर्ट आपको देंगे तो आपसे वार्ता करके। कई फैसले आपने वापस किए हैं, उसमें कि अनेक फैसले किए हैं। मैंने आपको पिछली बार ब्रीफिंग में बताया था कि कुछ काम सही हुए हैं, उसको हमने यथावत रखा है। कुछ काम दिखने मात्र से ही गलत हुए हैं, पारदर्शिता से उसका हमने समीक्षा की है और कुछ कामों में जल्दबाजी में किया है, कुछ राजनीतिक निर्णय हुए हैं, उसी अनुसार सबकी समीक्षा की गई है और समीक्षा के बाद हम रिपोर्ट सरकार को पेश करेंगे, उसी अनुसार उस पर निर्णय लेंगे। एक चीज़ ये आ रही है बात सामने कि जनहित के मुद्दों को नहीं छेड़ा जा रहा, लेकिन भू आवंटन के मामले में कई जगह गड़बड़ी। देखिए, भू आवंटन हो या कोई, वो जनहित में होते हैं। अगर कोई बहुत बड़े समाज ने समाज हित में ज़मीन मांगी है तो वो जनहित का ही विषय हो सकता है। जो जनहित के विषय हैं नियमानुसार है, उसमें हमारा कोई फोकस नहीं होगा, हमारी कोई वैमनस्यता नहीं है। हम पूरी कानून के अनुसार पारदर्शिता से नियमों के अनुसार उसकी समीक्षा कर रहे हैं। हमारे मन में कोई बाइस्ड नहीं है कि भाई इससे गवर्नमेंट ने किया इसलिए हम करेंगे, पर कोई जल्दी में एक ही दिन में अलॉटमेंट की सारी प्रक्रिया पूरी हो जानी तो संदेह पैदा करती है। और गांधी वाटिका का इशू आपके सामने आ चुका है। ऐसे अनेक इशू थोड़े दिन बाद में आपको जानकारी मिलेगी जिसके संबंध में समीक्षा की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो जोगाराम पटेल मंत्री जिन्होंने आज बैठक ली है और इसके साथ ही जो बजट घोषणाएं थी उनका समीक्षा की है। अतिवृष्टि से हुए नुकसान को तमाम रिपोर्ट सौंपी जाएगी। कैमरा पर्सन तीरथ सिंह के साथ दिनेश का खाना, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। जयपुर और जयपुर ग्रामीण ज़िले के अंदर जो तमाम बजट की घोषणाएं हैं, वर्तमान हालात हैं, उन चीज़ों को लेकर के एक बड़ा विचार मंथन आज किया गया है जयपुर ज़िला कलेक्ट्रेट के अंदर। जयपुर ज़िले के प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल, प्रभारी सचिव, ज़िला कलेक्टर और सभी जिम्मेदार अधिकारियों समेत जनप्रतिनिधि जुटे और वास्तविक समस्याओं पर बातचीत की, बजट घोषणाओं की पालना पर बातचीत की। सर, एक बड़ा विचार मंथन किया गया, करीब 2 घंटे आप लोग बैठे रहे और वाकई में राजधानी समेत कई आसपास के इलाकों का हाल बहुत बुरा है। बजट की भी आपने रिव्यू किया, किस तरह से क्या आउटकम रहा बैठक का? सबसे पहले तो मैं आपकी मार्फत हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने इस बार ऐतिहासिक बजट पेश किया। उनका बजट पेश करना ही ऐतिहासिक नहीं है, उस बजट की क्रियान्विति समय पर पूरी हो, इसलिए उनका पूरा इस पर फोकस है। प्रभारी सचिवों को तुरंत ही भेजना, प्रभारी मंत्रियों को भेजना, समय समय पर हमको प्रभारी मंत्रियों को निर्देश देना कि जो बजट घोषणाएं हुई वो धरातल पर आवे। और इसी के संबंधित बजट बाद आज तीसरी जयपुर की हमारी ये समीक्षा बैठक थी और इस समीक्षा बैठक में हमने सभी जितनी भी बजट घोषणाएं हमारे जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण और दूदू की है, उनकी हमने समीक्षा की है और अलग अलग भाग में बांटे हैं। तो ज़मीन अलॉटमेंट के जो केसेस थे वो चाहे जिला कलेक्टर लेवल पे अलॉटमेंट थे, JDA लेवल पे अलॉटमेंट थे या गवर्नमेंट लेवल के अलॉटमेंट थे,
अलॉटमेंट के प्रकरण जेडीए और कलेक्टर लेवल के तो करीब करीब पूर्ण हो चुके हैं। गवर्नमेंट लेवल के थे वो गवर्नमेंट को भेजे जा चुके हैं, उस पर इसी के निर्णय होने वाला है। हमारे जो महाविद्यालय प्रारंभ करने थे वो महाविद्यालय हम सब ने प्रारंभ कर दिए, उनकी ज़मीन अलॉटमेंट बजट वो कार्रवाई चल रही है। हमारी जो सड़कें थी उन सड़कें थी आरओबी थी यूबी थी, उन्हें भी हमने समीक्षा की है। जयपुर शहर को ट्रैफिक व्यवस्था को कंट्रोल करने हेतु आरओबी यूबी ये भी बहुत ज़रूरी है, इस पर समीक्षा की है और यथाशीघ्र इसको धरातल पर लाएंगे। साथ ही साथ हमने ये भी समीक्षा की है कि जयपुर में वाटर लॉगिंग की समस्या अब दिनों दिन बढ़ी है, पहले नहीं थी। इस बार बरसात में इस बार बरसात में बढ़ी है और साथ ही साथ इस बार बरसात की वाटर लॉगिंग की वजह से या अन्य कारणों से ट्रैफिक व्यवस्था भी थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए इस पर भी समीक्षा की है। आदरणीय कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में हमने एक कमेटी बनाई है जिसमें ट्रैफिक पुलिस भी होगी, निगम के दोनों अधिकारी होंगे और इससे संबंधित अन्य अधिकारियों की जरूरत पड़ेगी उनको भी बुलाया जाएगा। भविष्य में वाटर लॉगिंग नहीं हो, जयपुर हमारा नीट क्लीन और ग्रीन हो और ट्रैफिक समस्या बिल्कुल नहीं हो, इस पर वो बार बार समीक्षा करेंगी और जो भी वाटर लॉगिंग के पॉइंट है, ट्रैफिक जाम के पॉइंट है, उनका समाधान करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है भविष्य में वाटर लॉगिंग की समस्या हो या ट्रैफिक समस्या हो इसका समाधान होगा। नुकसान को लेकर के भी आपने रिव्यू किया? हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अतिवृष्टि की वजह से चाहे रोड्स के मामले में हो, किसी के घर के मामले में हो, अन्य सार्वजनिक संपत्ति हो, व्यक्तिगत संपत्ति हो, इनका जहाँ जहाँ नुकसान हुआ 15 दिन के अंदर सर्वे करके रिपोर्ट पेश करें और नियमानुसार डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत हम उनकी सहायता भी करेंगे और जिस स्थान पर जिनको जैसी सहायता मिलनी है नियमानुसार उनको सहायता भी देंगे। फसल के मामले में उसमें फसल भी साथ है। फसल के लिए स्पेशल गिरदावरी होती है, जनरल गिरदावरी तो होती है जो जनरल है, लेकिन बरसात की वजह से फसलों को जो नुकसान हुआ है इसकी स्पेशल गिरदावरी का भी निर्देश दिया है और जो ही हफ्ता 10 दिन या 15 दिन में हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी उसी अनुसार जितना प्रतिशत नुकसान होगा उसी अनुसार उनको काश्तकारों को मुआवजा देने का भी कार्रवाई की जाएगी। सर, जयपुर में और पूरे प्रदेश में रोजगार को लेकर के विशेष पहल आपने शुरू की? आने वाली 17 तारीख को हमारा तीसरा रोज़गार मेला है। 2 रोज़गार मेले हमारे हो चुके हैं, तीसरा रोज़गार मेला है और हमें विश्वास है कि इस बार भी हम बड़ी संख्या में बेरोज़गार युवाओं को हमारे संकल्प के अनुसार, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का एक पक्का संकल्प है कि इस साल हम 1 लाख बेरोज़गार नवयुवकों को रोज़गार देंगे। हम सिर्फ घोषणाएं नहीं करेंगे, घोषणा की क्रियान्विति करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी का यही फोकस है कि हम मात्र घोषणाएं नहीं करनी है, घोषणा की क्रियान्विति भी करनी है और आने वाले 5 साल में जो हमारा पीरियड है इस सरकार का, उसमें हम 4 लाख लोगों को रोज़गार देंगे और आने वाले 17 तारीख रोज़गार मेले में बड़ी संख्या में हम बेरोज़गार नवयुवकों को रोज़गार देंगे और रोज़गार के साथ ही साथ उनको जीवन में सफल होने की कामना भी करेंगे। राइजिंग राजस्थान एक बड़ी तैयारी, मुख्यमंत्री जी खुद विदेश गए हुए हैं, लेकिन जयपुर की जो वर्तमान स्थिति है वो क्या आपको लगती है कि हम होस्ट करने लायक सिचुएशन में होंगे? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि दिसंबर में ये राइजिंग राजस्थान के बहुत बड़ी इवेंट्स है। हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे अधिकारीगण पूरे राजस्थान की जो हमारी भौगोलिक परिस्थिति है उसके बारे में, हमारे पास जो मिनरल्स अवेलेबल है उसके बारे में और राजस्थान में सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जो कमिटमेंट है उसके बारे में सभी उद्यमियों को विश्वास में ले रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाला हमारा जो दिसंबर में राइजिंग राजस्थान का जो हमारी इवेंट्स है वो ऐतिहासिक होगी और उससे पहले हमारा जयपुर शहर सज धज कर नीट क्लीन होकर के आने वाले मेहमानों के लिए तैयार रहेगा। उस इवेंट्स को ऐतिहासिक बनाने के लिए हम कृत संकल्प हैं और इसको पूरा करेंगे। नए ज़िलों को लेकर के एक आखिरी सवाल कि क्या लोगों के जहन में बड़ा संशय है, कौन से ज़िले बचेंगे, कौन से बनेंगे, क्या स्थिति रहेगी? पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में, अंतिम महीनों में या जब भी उन्होंने किया, जिलों का पुनर्गठन हो वो विधि अनुसार नहीं था, बहुत जल्दबाजी में किया, जनहित में भी नहीं था, ऐसा हमारा मानना था। इसीलिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने इसके लिए 2 स्तरीय कमेटी बनाई। एक कमेटी एक्सपर्ट कमेटी आदरणीय रिटायर्ड सीनियर IAS ललित के पवार की अध्यक्षता में जो एक्सपर्ट है और दूसरी हमारी जनप्रतिनिधियों की कमेटी। एक्सपर्ट कमेटी सभी जिलों में गई, जनप्रतिनिधियों से, एक्सपर्ट से, राज्य के अधिकारियों से, अन्य लोगों से सलाह ली। जो जिले बने हैं वो कितने जनहित में हैं, व्यवहारिक में हैं और अनावश्यक रूप पे आर्थिक बोझ नहीं पड़ रहे हैं, उसकी समीक्षा की। उन्होंने अपनी रिपोर्ट
सरकार को दे दी है। अब हमारी जो जनप्रतिनिधियों की कमेटी है वो उसकी समीक्षा कर रही है और समीक्षा के उपरांत ये पता लगेगा कौन से ज़िले रहेंगे या कौन से ज़िले जनहित में बने और कौन से ज़िले जनहित में नहीं बने। उसके उपरांत ही हम कह पाएंगे कौन से रहेंगे और कौन से जाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप हैं मंत्री जोगाराम पटेल, जिन्होंने हमें जयपुर ज़िले के अंदर की गई तमाम समीक्षाओं के बारे में बताया। फिलहाल बरसात के दौरान जो नुकसान शहर को, शहरी इलाके में, देहात इलाके में हुआ है, उसकी भरपाई की जाएगी। फसल खराबे को लेकर के भी सरकार का प्लान है, काम किया जाएगा। बजट घोषणाओं पर काफ़ी हद तक रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और आगे जो टारगेट दिया गया है उसमें सभी को ताकीद कर दी गई है कि जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो जल्दी लेकर के आएँ और डिलीवरी वक्त पर रखें अपने काम की। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। थैंक यू। मंत्री जोगाराम पटेल इस समय मौजूद हैं। ये जयपुर 26 को रिकॉर्डिंग लगाना सर, जयपुर 26 रिकॉर्डिंग लगाना सर। जयपुर 26 को रिकॉर्डिंग लगाओ सर, जयपुर। सर जयपुर 26 को रिकॉर्डिंग लगाओ मंत्री द्वारा के नाम से। अब सर इसमें जो नीचे जो लहर जो आ रही है वो सारा हरबाज ही है, रिपोर्टर है ना, जयपुर ही है, लोकेशन जयपुर, ठीक है। इधर से फ्लो आ रहा है ये पूरा यहाँ पे पिछले 2-2.5 घंटे से चल रहा है। तो फिर बार बार मशीन जो उस नहर से पानी को सक करते हैं उसको सक करते हैं, लेकिन वो 40 फीट नीचे है। तो सर हमने अभी पूरा ओपन एक्सप्लोरेशन दिख रहा है, तो वो नब्बे जो चौक पॉइंट है वो बिल्कुल हर बार सक्षम मशीन है अपने पावरफुल मशीन उससे फिर वापस ये कट है ना सर। हाँ, और वहाँ पूरा जहाँ तक जाता है फिर ये पूरा सरकार के सब तरह से गया है। यही पानी जो है और ये पूरे इस एरिया का जो पानी है वो नहर से सर इसमें स्ट्रॉन्ग वाटर भी है और सीवरेज। वो नहर तो सर सीवरेज वो स्ट्रॉन्ग वाटर
के निगम हेरिटेज प्रशासन ने यहाँ कोशिश की थी कि इस पानी को जो कह सकते हैं कि पानी है, पानी को जो गंदा पानी है उसको किस तरीके से रोका जा सकता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सफलता नहीं मिली। जोगाराम पटेल हैं, कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी और कमिश्नर जयपुर नगर निगम हेरिटेज के अभिषेक सुराला है, वो यहाँ पर फीडबैक देते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से ये इस पानी जो गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है सीवरेज का, क्योंकि जयपुर शहर के अंदर सीवरेज प्रॉब्लम सबसे बड़ी शहरवासियों की सबसे बड़ी समस्या है। तो कह सकते हैं कि इस समस्या का सोल्यूशन यानी कि समाधान क्या हो सकता है, स्थायी समाधान क्या हो सकता है, ये देखने की कोशिश यहाँ पर की है। जोगाराम पटेल सर, आज आप हमारी लाइव काट रहे हैं। जी बिल्कुल, मंत्री ज़मीन पर हैं। सर, आप यहाँ ग्राउंड ज़ीरो पर आए हैं और ये जो पूरी व्यवस्था का आप जायज़ा ले रहे हैं, काफ़ी बुरा हाल देखने को मिला। सीवरेज का आप देखिए कितना पानी बह रहा है। सही है। एक पहली बार जयपुर में पता लगा है कि खासा कोठी के पास पुरानी एक कोई 40 फीट नीचे नहर है। इसकी पहले किसी को जानकारी नहीं थी और वो नहर में अतिवृष्टि की वजह से पानी में व्यवधान आया है और वो पानी रोड के ऊपर बह रहा है। सरकार के अधिकारियों ने इसकी पूरी समाधान ढूंढ लिया है और महीने 1.5 महीने से परमानेंट समाधान हो जाएगा। भविष्य में कभी भी ऐसा गंदा पानी रोड पे नहीं बहेगा और हमारी आम जन को इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। शहर में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जिस संबंध में कमिटेड है, आज सभी प्रभारी मंत्री है सभी जिलों में गए हैं, जहाँ जहाँ भी वाटर लॉगिंग कैसे गए, जल भराव कैसे गए, कस्सी बस्तियों में जल भराव हुआ, उन सब के समाधान के लिए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए और उसकी अनुपालना हम भी आए। सभी प्रभारी मंत्री अधिकारी मौके पर गए, इसका परमानेंट समाधान करेंगे। कितनी विजिट आपकी रहेंगी और कहाँ कहाँ क्या क्या डायरेक्शन? जहाँ जहाँ भी जरूरत पड़ेगी, जितने भी जयपुर में वाटर लॉगिंग के केसेज है, चाहे कस्सी बस्तियों के सब जगह जाएंगे, समाधान करेंगे। आपने अधिकारियों को कहा कि आप औचक निरीक्षण भी कर सकते हैं कभी भी? अधिकारियों को औचक निरीक्षण क्या, मैं अधिकारियों के साथ भी जाऊंगा और वो खुद भी औचक निरीक्षण करेंगे। सभी अधिकारी आज से फील्ड में रहेंगे जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो जाता है। क्या फीडबैक मिला है? समस्याओं का मूल वजह क्या है? मूल वजह एक तो है अतिवृष्टि और कुछ जगह जगह पर ड्रेनेज डिस्टर्ब होने की वजह से, मूल रूप से ये दो ही कारण है। ड्रेनेज डिस्टर्ब हुआ है और कई स्थानों पर सीवरेज लाइन का पानी और रेन फ्लो का पानी एक हो गया है, उसकी वजह से समस्या हुई। इनका समाधान शीघ्र हो जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी समस्या है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि सामने सर्किट हाउस है और मेरे पीछे आप अगर देखेंगे तो ज़िला कलेक्ट्रेट से लेकर के रेलवे स्टेशन की तरफ जो है ये इलाका जाता है और सभी जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर साथ में हैं। जो जयपुर ज़िला कलेक्टर हैं वो खुद यहाँ पर पहुँचे हैं इनके साथ में। सर, आप यहाँ आए हैं मंत्री जी के साथ में, दिशा निर्देश भी आपको दिए गए हैं? आज हमें जो निर्देश मिले हैं उसके मुताबिक हम काम करेंगे। आपने ये देखा कि जो स्थान है इस पे जो ये स्थान है इस स्थान पे काम कर रहे हैं
अच्छी बात ये है कि इसकी जो प्लानिंग उन्होंने तैयार की है नगर निगम ने, मोटे तौर पे 2 महीनों के अंदर अंदर ये काम संपन्न होगा। तो जो पानी वाला आप देख रहे हैं बहाव, इससे निजात मिलेगी। तो पानी के बहाव से निजात मिलेगी। मंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर हैं और नगर निगम जो सीईओ हैं अभिषेक सुराणा वो हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, किस तरह से इस तरह की सारी स्थिति का आप लेते हैं, क्या संज्ञान लेंगे? तो बहुत पुरानी कोई लाइन थी जो काफ़ी सालों बाद अचानक चौक हुई है। हमने पहले भी काफ़ी समय से चल रहा था, पिछले 20-25 दिनों से हमने कोशिश करी कि चौक पॉइंट को हम ठीक करें, लेकिन चूंकि इतनी पुरानी लाइन है उसके कोई पुराने नक्शे वगैरह नहीं अवेलेबल हो पा रहे हैं। तो अब हमने ये प्लान करा है कि अभी तो हम बार बार सक्शन मशीन लगा कर उनको हटाते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे एक अल्टरनेट अरेंजमेंट कर दें ताकि परमानेंट इस समस्या का समाधान हो जाए। इसके लिए हम लोग कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। मेरे इंजीनियर्स और हमारी टीम ने पूरी प्लानिंग कर ली है। होपफुली अगले 3 महीने 2-3 महीने में ये सारा काम करके परमानेंट इसका सोल्यूशन करेंगे। आज जयपुर ज़िले की बैठक में भी सीवरेज, सड़क का जो डैमेज है वो और ट्रैफिक, 3 चीज़ों की निस्तारण की बात की गई। जी जी बिल्कुल। तो इसके लिए भी हमारी प्लानिंग है। रोड्स का हमने सर्वे कर लिया है, सारे पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं, JDA के साथ एक मीटिंग भी हो गई है और हम लोग इसमें काम करेंगे। शुक्रिया आपका। तो ये सारी आप देख सकते हैं कि मंत्री खुद विजिट पर हैं और ग्राउंड जीरो पर उतरे हुए हैं। इस सिचुएशन के अंदर अब लगातार जो है दौरे किए जाएंगे। सभी ज़िलों में निर्देश है मंत्रियों को प्रभारी सचिवों के साथ, जिम्मेदार अधिकारियों के साथ दौरा करें और रिजल्ट जो है वो कहीं ना कहीं दें। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। ये दौरा भी प्रभारी मंत्री का कह सकते हैं कि औपचारिक बात था। इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने दौरा किया था जयपुर शहर का, जब बारिश अगर नहीं आना चाहो हम कर देंगे ना, 30 हाउस में आ रहे हैं आपके पास आई क्या, मेरा ये नंबर व्हाट्सएप पे है, आपको तस्वीर रखना। ऑडियो चेक 1 2 3, ऑडियो चेक 1 2 3। राजस्थान की सबसे मोस्ट वीआईपी कॉलोनी सिविल लाइंस है, जहां पर राजभवन है, मुख्यमंत्री आवास है, तमाम मंत्रियों के बंगले हैं, लेकिन यहां पर भी सड़क के खड्डों से निजात नहीं मिल पा रही। आप देख सकते हैं कि सड़क पर खड्डे लगातार बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पर भी ये परेशानी का सबब बने हुए हैं। फिलहाल जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे कांग्रेस के नेता सचिन पायलट का बंगला है और मेरे ठीक सामने जो मंत्री हैं सुरेश सिंह रावत, उनका बंगला है। इन दोनों के बंगलों के बीच में सड़क के बीच ये खड्डे हैं और ये राजभवन से महज 50 मीटर की दूरी पर सड़क का ये हाल है। और सड़क में जिस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे उस तरह से लगातार खड्डों का और बदहाली का जो हाल है वो ख़राब होता जाएगा। आप देखेंगे कि पीछे की तरफ जो सर्किल है वहाँ से उल्टे हाथ पर मुख्यमंत्री
राजस्थान का बंगला है। राजभवन यहाँ पर सीधे आपको बिल्कुल सामने नज़र आएगा और मेरे ठीक पीछे सचिन पायलट का बंगला है और इधर मंत्री सुरेश रावत का बंगला है। ये हाल राजधानी की जो सबसे ज़्यादा वीआईपी कॉलोनी कहलाती है, यानी सिविल लाइंस, जहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के राज्यपाल, प्रदेश के कई मंत्री, नेता प्रतिपक्ष और तमाम जिम्मेदार लोग रहते हैं। इन जिम्मेदार लोगों की मौजूदगी के बावजूद राजधानी में इस सुपर मोस्ट वीआईपी कॉलोनी की सड़कों का ये हाल है, तो आप सोच सकते हैं कि प्रदेश में दूसरे इलाकों के अंदर उन लोगों का क्या हाल होगा जहां पर आम आदमी रहता है और वहां पर खड्डों की वजह से लगातार वो परेशानियों को झेलता है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। राजस्थान में खड्डों के हाल के बारे में हमारे चैनल में हम लगातार आपको बता रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पर हाल क्या है। मेरे पीछे आप देखेंगे कि राजभवन है और ठीक उसके पीछे मुख्यमंत्री का बंगला है। आप इस कॉलोनी का नाम जानते हैं सिविल लाइंस के नाम से, और यहाँ पर जो हाल है आप देख सकते हैं कि इस कॉलोनी में भी खड्डों से निजात नहीं है। यहाँ पर सर्किल पर बीच में खड्डे हुए हैं और यहाँ पर तेज़ बरसात के बाद में जो खड्डों का रिपेयर है तो वक्त पर किया नहीं जा रहा, या फिर घटिया मटेरियल के साथ में रिपेयर किया जा रहा है, जो कि बरसात के साथ में फिर से हालात ख़राब कर देता है। आप अगर देखेंगे कि राजभवन के बाहर हाल ये है, जहाँ पर चौराहे पर आने जाने वाली गाड़ियों को भी इन खड्डों से दो चार होना पड़ रहा है, तो सोचिए कि आम आदमी के भवन के बाहर, आम आदमी के देहात में, अंदरूनी इलाकों में खड्डों के हालात क्या होंगे। ये एक बड़ा सवाल है कि जिस तरह से खड्डों से न सिर्फ राजधानी के लोग बल्कि प्रदेश के लोग त्रस्त हैं, तो इन तमाम हालात को लेकर के सुधार किया जाना चाहिए और एक बड़ा संज्ञान भी लिया जाना चाहिए कि जब प्रदेश के राज्यपाल के मकान के बाहर खड्डे हो सकते हैं, राजभवन के आगे खड्डे हो सकते हैं, मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड्डे हो सकते हैं, तो बाकी आम जनता के आवास के बाहर, उनके घरों के बाहर, उनकी कॉलोनियों में, उनकी सड़कों पर क्या हाल होगा। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। विपक्ष के नेता हैं कि जो देश को विदेश में जाके बदनाम कर रहे हैं, और उन्होंने अपने बयान में सिख समुदाय का उदाहरण देते हुए कहा कि भाई जो लड़ाई लड़ी उसमें काफ़ी सिखों की पहनने की इजाज़त देने की मांग की। मतलब कई जगह दिक्कत आती है सिखों को, उनको लेकर के उन्होंने ये चीज़ भी कोई कही थी। तो दो तीन चीज़ें हैं। लेकिन राहुल गांधी के बारे में बीजेपी के दर्द होना वाजिब है। राहुल गांधी ने कहा तिरंगा मेरा धर्म है। तिरंगा, जो आदमी तिरंगे को अपना धर्म मानता है, तिरंगे में सबसे ऊपर क्या है? भगवा, केसरिया कलर, जो आन बान शान वीरता का प्रतीक है। फिर सफ़ेद शांति और अहिंसा का प्रतीक है। फिर हरा हरियाली और विकास का प्रतीक है। जब केसरिया, सफ़ेद और हरा तीनों मिलते हैं तब हिंदुस्तान बनता है, बीच में चक्र आ जाता है, तो दुनिया में सबसे आगे भारत को लेकर जाता है, जहाँ धर्म और जाति की एकता की बात होती है, जहाँ देश और धर्म को लोग पहले मानते हैं, देश के धर्म को। तो यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, बौद्ध सब ने मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और इस देश में राजाओं के राज में भी इतनी नफरत कभी नहीं हुई जितनी बीजेपी ने पैदा की। तो बीजेपी की नफरत कोई धर्म के लिए नहीं है, देश के लिए नहीं है। बीजेपी की नफरत फैलाती है वोट के लिए। तो राहुल गांधी वही बात कर रहे हैं कि आप सबके धर्म को, हर व्यक्ति को अपने धर्म के अधिकारों के तहत धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। यदि सिख समाज के लोग, हिंदू समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, जैन, फारसी, क्षत्रिय समाज के लोग यदि अपने धर्म के अनुसार कोई व्यवहार करते हैं, तो उसमें उस बात को लेकर यदि राहुल गांधी वहाँ बोल रहे हैं तो देश को बदनाम नहीं कर रहे हैं, वो देश के व्यक्तियों के अधिकार की बात कर रहे हैं। तो वो कहीं भी पूरी दुनिया में बोलेंगे, मतलब वहाँ जाके वो चमचागिरी करे बीजेपी की कि बीजेपी इसलिए भारत बना है। तो बीजेपी तो कल बनी है भाई साहब, 40 साल पहले। बीजेपी का क्या लोग है, क्या योग है भारत बनाने में? बीजेपी का कोई योगदान नहीं है भारत बनाने में।
जिस बीजेपी ने आज़ादी की लड़ाई में अपना कहीं पर भी एक पसीने की बूंद नहीं गिराई, वो बीजेपी हिसाब मांग रही है राहुल गांधी से। और राहुल गांधी से तो आप हिसाब मांग ही नहीं सकते। इस देश में सबसे बड़े बलिदान हुए, महात्मा गांधी की गोली लगी, सबसे शब्द निकला हे राम, देश के लिए मारे गए। इंदिरा जी के गोलियां लगी 24/303 की, और वो हमारे प्रधानमंत्री रहते हुए मारी गई। राजीव गांधी जी बम से उड़ा दिए गए, सरदार बेअंत सिंह बम से उड़ा दिए गए। आप क्या बात करते हो? आप उस राहुल गांधी से हिसाब मांग रहे हैं देशभक्ति का, जिसका पूरा परिवार देश के लिए बलिदान हो गया हो, पूरा परिवार ने, जिसने खून बहते हुए देखा है इंदिरा जी का, अपनी आंखों से अपने पिता राजीव गांधी का खून बहते हुए देखा है। और वो इतना दर्द जिसने महसूस किया होगा जब एक बच्चा घर पर आए, पोता, और प्रधानमंत्री लथपथ पड़ी हो खून से, तो उसके ऊपर क्या बीतती है, फिर पिता की बॉडी आए तो क्या बीतती है। इसलिए आप राहुल गांधी के बारे में देशभक्ति का हिसाब मत मांगो, क्योंकि बीजेपी के जो नेता राहुल गांधी से हिसाब मांग रहे हैं ना, उनका तो खुद का चरित्र आप देखोगे तो आप कहोगे कि ये तो इस लायक ही नहीं है। इसलिए कम से कम प्लीज, अब बीजेपी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, क्योंकि बीजेपी ना संविधान को मानती है, ना देश को मानती है, ना धर्म को मानती है, ना प्यार को मानती है। इसलिए बीजेपी को राहुल गांधी से सवाल पूछने का मतलब हक ही नहीं है। चुनाव की निष्पक्षता पर भी उन्होंने बताया कि 240 एक बात बताइए, यदि राहुल गांधी ने चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाए, तो देश का अपोजिशन लीडर यदि देश के बाहर, देश के अंदर सवाल उठा रहा है, और आप उसको ये कहते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, जब शर्म नहीं आती कि आप यहाँ पे नाम नहीं लोगे किसी व्यक्ति का, तो यदि वो वहाँ पर अपने अधिकारों की बात करते हैं वहाँ पर लोकसभा में, तो आप उनका माइक बंद कर देते हैं। और तो वो आदमी, आप कह रहे हैं हम लोकसभा में राहुल गांधी को बोलने नहीं देंगे, विदेश में जाओगे तो बोलने नहीं देंगे, भारत में नहीं बोलने देंगे। तो राहुल गांधी का ये अधिकार है एज ए अपोजिशन लीडर पूरी दुनिया में देश की सच्चाई, अच्छाई, और यदि सरकार की कोई कमी, तो सरकार की कमी बताने का मतलब ये नहीं कि देश कमजोर है। देश तो अपने आप में एक पावर है। जिस देश को बनाने में उनकी पीढ़ियों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया हो, खून बहा दिया हो इंदिरा जी ने और महात्मा गांधी ने, उस राजीव गांधी जी ने, उससे आप कह रहे हो कि देश को तो मजबूत बनाने के लिए अपनी जान दे दी इंदिरा जी और राजीव जी ने। इसलिए राहुल गांधी से आप क्या करोगे कि देश को कमजोर करें? देश को तो मजबूत ही कर रहे हैं राहुल गांधी। तो एक सर, जो राजकुमार रोत हैं, एक उभरते हुए नेता है कांग्रेस का, और हमारा समझौता हुआ, और उस वक्त आपको पता है कि हम जीते। और अब जो उपचुनाव होते हैं, उपचुनाव की और चुनाव की दोनों की अलग बात होती है। कई बार आदमी को लगता है उपचुनाव में अलग स्थिति होती है, नॉर्मल चुनाव में अलग स्थिति होती है। अब ये जो चुनाव आ रहे हैं, उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का नेतृत्व तय करेगा, और उपचुनाव में समझौता होगा नहीं होगा ये जब उपचुनाव घोषित हो जाएगी, क्योंकि अभी तो बीजेपी इतना डरी हुई है। ये सब चुनाव स्टेट के साथ होने थे, सब चुनाव एक साथ, तो बीजेपी खुद ही डरी हुई है। जो बीजेपी नगर पालिका, नगर निगम के उपचुनाव कैंसिल कर देती है, जो वार्डों के चुनाव कैंसिल कर देती है, तो कब तक छात्र संघों के चुनाव रोक देती है जो बीजेपी, तो अब बीजेपी कब तक रोकेगी? तो संविधान में जो प्रावधान है वो सब करना पड़ेगा। ये उपचुनाव सारे कांग्रेस जीतेगी। इसमें उन्होंने बताया कि 90% संभावना है कि हम बिना गठबंधन के चुनाव लड़ेंगे। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि अगर वर्तमान में चुनाव होते ना, तो बीजेपी की 20 सीट भी नहीं आएंगी 200 में से। राजकुमार रोत उभरते हुए नेता हैं, और यदि वो ये बात कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि ज़मीन पे हालात बहुत ख़राब हैं। जब राजस्थान डूब रहा है, किसान की फसलें चौपट हो गई, सब जगह बाढ़ आई हुई है, अजमेर में सेना बुला रखी है, राजधानी जयपुर टूटा हुआ है, गोलियां चल रही है, खुलेआम पैसे मांगे जा रहे हैं, हालात बिगड़े हुए हैं। ऐसे में पूरी सरकार जापान में, विदेशों में घूम रही है, और ये यात्रा 15 दिन 20 दिन बाद भी हो सकती थी। तो आपकी ये जो यात्रा चल रही है, इस तरह की यात्राएं तो आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी ज़रूरत है तो तब आप फेल हो गए। तो राजस्थान में जो 9 महीने की सरकार है, तो उसका रिजल्ट तो 0 है, तो ये काम तो कुछ कर नहीं पाए, इसलिए इनकी स्थिति खराब है। लोगों ने बड़े मन से और बड़े विश्वास के साथ बीजेपी को वोट दिया, तो उनको लगता था डबल इंजन की सरकार पता नहीं क्या कर देगी। डबल इंजन की सरकार ने तो लोगों के अधिकारों को कुचल दिया। तो एक ही आपने अच्छी बात कही, राइजिंग राजस्थान होने वाला है, और शहर के सूरत हाल इस लायक आपको लगता है कि आप मुझे ये बताइए, राइजिंग राजस्थान के नाम पर आप विदेश यात्रा कर रहे हैं, आईएएस और बड़े बड़े नेता जाके पार्टियां कर रहे हैं, काहे का राइजिंग राजस्थान है? आपको राइजिंग राजस्थान करना था तो आप ये 1 महीने बाद आप जाते, अभी राजस्थान संभालते, पूरी सड़कें टूटी पड़ी है, लोग नालों में बह गए, बाढ़ आई हुई है, पानी भरा हुआ है, कीचड़ भरा हुआ है। जयपुर के इतने हालात खराब है राजधानी के कि पूरा अखबार, पूरा मीडिया दिखा दिखा के थक गया, लेकिन
आप बताइए, आपदा प्रबंधन के लिए आपने पैसे निर्धारित नहीं किए, आपने कहीं कुछ काम नहीं किया, आप फेल हो गए, और आज वो सरकार कह रही है अब राइजिंग राजस्थान करेंगे। हंसी आती है। इस वक्त तो आपको राजस्थान में जो पेबंद हो गया है, जो खड्डे हो गए, उन खड्डों को तो भर दो। जो सरकार खड्डे नहीं भर पा रही, वो क्या राइजिंग राजस्थान करेगी? घूमने फिरने गए। राइजिंग राजस्थान वाले पे घूमना है तो घूमी। तो मुख्यमंत्री जी विदेश यात्रा पे गए। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा को विदेश यात्रा करनी थी, और मुझे लग रहा है वो पहली बार विदेश यात्रा पर गए। हो सकता है दूसरी बार, तीसरी बार, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि उनकी सैर सपाटे की इच्छा हो गई थी। तो उनको तो ऐसा जैसे कोई बच्चा जिद करने पर आ जाता है ना कि बस मैं तो जाऊंगा। तो आप बताइए, जब राजस्थान डूब रहा है, अजमेर में सेना बुला ली, तो आपको घूमना ही है तो आप घूमने जाओ ना महाराज, कौन मना कर रहा है। लेकिन कम से कम ये आप मुख्यमंत्री पद पर हैं, तो राइजिंग राजस्थान का नाम लेकर क्यों घूमने जा रहे हो? अभी इस वक्त तो कौन सा राइजिंग राजस्थान होगा? सड़कें तो टूट गई सारी, हालत खराब है राजस्थान के, कानून व्यवस्था चौपट हो गई, गोलियां चल रही है, कोई सुनने वाला नहीं है, रेप हो रहे, एक एक दिन में 6 बच्चियों से रेप। तो आपको घूमना, आप खूब घूमिए, लेकिन प्लीज़ आपसे मेरी विनती है कि घूमने का ये बहाना नहीं होना चाहिए राइजिंग राजस्थान का। आप क्या राइजिंग होगा वो तो वक्त बता देगा, कुछ होने वाला जाना नहीं है। आप कितना इन्वेस्टमेंट लेकर आओगे? तो पुराना जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट दे दिया अभी तो किया था, उसको तो आप कम से कम निभा लेते। इसलिए आपको चिंता राजस्थान की नहीं है, घुमाई फिराई की थी तो बढ़िया अच्छे सूट बूट पहन के वहाँ पर IAS ऑफिसर्स, और शाम को रोज़ अच्छी पार्टियाँ हो रही है जापान में, कोरिया में, वो पार्टियाँ कीजिए। बाकी मकसद राजस्थान को आगे बढ़ाने का नहीं है।